हेलो बच्चों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आज है 1 जनवरी 2026। तो सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत अच्छा करें अपनी जिंदगी में। ठीक है, आप याद करिए कि कुछ 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, 10 डेज चैलेंज। उस चैलेंज में क्या था कि 10 दिन केमिस्ट्री खत्म। ठीक है ना। तो आज है डे 1। मैं कोशिश कर रहा हूं आज थोड़ा मैं कम वीडियोस डाल पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे बाहर जाना है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर, और ये लगभग 6 to 7 मार्क्स में आता है। ठीक है, 8 मार्क्स आप कह सकते हो, 7 या 8 ऐसे ही होगा, 7 to 8, 6 to 8। ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ जाएंगी, उन सब चीजों के बात करते हैं। और ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं, अगर आप तैयार कर डालते हो आज के आज ही, तो 90% के ऊपर निकलोगे आप केमिस्ट्री में। ये लिख के ले लो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दो तो सॉल्यूशन बन जाता है। अगर इसकी हम आइडियल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस आप जानते हो, होमोजेनस मिक्सचर कितने का, 2 or more कंपोनेंट्स, जो कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, एंड हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन बी वेरिएड विद इन अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, मतलब होमोजेनस मिक्सचर of 2 or more non-reacting species whose concentration can be varied within a certain limit is called solution। ठीक है, समझ पा रहे हो इसको, सिंपल सा है। मोटी मोटी भाषा में हम बात करें तो इसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उससे ज्यादा है तो टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। मतलब कंपोनेंट्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं इनटू 3 टाइप में, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन। ये सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन हम डिवाइड किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखो, सॉल्वेंट सॉलिड है, जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशन। एंड इफ द सॉल्वेंट इज गैस, द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज गैसियस सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या है, यहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है कि किसी सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी गैसियस सॉल्यूशन और एनी लिक्विड सॉल्यूशन। या एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए, 4 सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें कहता है कि सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है, which one of the following is liquid solution, which one of the following is gaseous solution। ठीक है, तो यहां से 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि इस चीज पे बच्चे फोकस नहीं करते हैं, बोलते ये तो आएगा नहीं, बट समटाइम आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल टाइप का है, उस टेबल में देखिएगा, टेबल का समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है ना, उसमें ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो मैंने भी कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें हम, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, गैस एड्सॉर्ब्ड ओवर मेटल सरफेस। किसी मेटल के सरफेस पे गैस एड्सॉर्ब हो रही है, मतलब डिपॉजिट हो रही है उसके ऊपर, आप ऐसे समझ लो। एडजॉर्ब का मतलब एड ऑन, ठीक है ना, ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, या गैस डिजॉल्व इन मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत सारी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, यहाँ पे गैस जो है सोल्यूट होगा और ये जो मेटल है या मिनरल्स है ये क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है, तो कॉपर जो है वो सोल्यूट होगा और ये गोल्ड जो है सॉल्वेंट है। तो इस तरह से ये 3 एग्जांपल्स हमने दिए हैं सॉलिड सॉल्यूशन के। इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑक्सीजन इन वाटर, एथेनॉल इन वाटर, ये तो आपका फेवरेट, आपका नहीं मतलब बहुत सारे लोगों का फेवरेट है ना, एथेनॉल इन वाटर डाइल्यूट करके जो है पैक बनाते हैं। और नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है ना, ग्लूकोज तो भी तो ये तो आपका है ना। ठीक है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल हो गए। ध्यान रखिएगा, इसमें वाटर 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 तीनों में दिया, ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से गैसियस सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर हम मिक्सचर ले लेते हैं तो ठीक है वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म मिक्स इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होगा, जिसका मतलब लिक्विड इन गैस, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर सॉलिड में होगा, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हो गया सॉलिड इन गैस। इसका मतलब हो गया कि ये जो सॉलिड और लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशंस मैंने डिवाइड किए, इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, इनको फर्दर 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका मिल सकता है, इसको चुटैया में मान लो अपनी।
अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, कंसंट्रेशन की। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, कंसंट्रेशन मतलब कितना सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन में बहुत सारे हैं आपके सिलेबस में, ठीक है ना। इसमें जो मेजर है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, यहां से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ये आपका मोलैरिटी, ये तो आना ही आना है, ठीक है, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो है इनका भी यूज होता है, जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, इनका सबका यूज वहां पे आता है। सेपरेट क्वेश्चन बहुत कम मिलता है यहाँ पे, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन अगर होगा मोलैरिटी का तो बहुत सिंपल हो जाता है वो, और इतना सिंपल वो पूछना नहीं चाहते। हाँ, ये हो सकता है कि 2 नंबर में पूछ ले क्वेश्चन कोई कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, बताओ इसकी डेंसिटी इतनी है तो मोलैरिटी क्या होगी या मोलैरिटी क्या होगी। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी, अदरवाइज दीज टर्म्स विल बी आस्क्ड विद द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो अभी हम लोग लगाएंगे। चलिए बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इन डेसीमीटर क्यूब। इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम लीटर इनवर्स या ग्राम डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। उसका है अगला है जो है वो क्या है, मास परसेंट। जानते हो मास परसेंट क्या है, ये भी उसी तरह का कंसंट्रेशन टर्म है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, ठीक है ना, इनटू 100। अब इन्होंने, अगर हमने मान लिया कि A इज अ सॉल्वेंट एंड B इज द सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है, और हमने मान लिया कि A का जो मास है वो WA ग्राम है और B का जो मास है वो WB ग्राम है, तो मास परसेंट ऑफ A अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ A WA अपॉन टोटल मास, है ना। तो WA प्लस WB इंटू 100। एंड इन द सेम वे मास ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट B, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट B अपॉन टोटल मासेस ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। उसके बाद सेम उसी तरह का वॉल्यूम परसेंट है जैसे मास परसेंट है, डिफरेंस क्या है कि वहां पे हम मास ले रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूला है। देन कम टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब जैसे आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालो, तो मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सिंपल फॉर्मूला है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है आपको कंपोनेंट 1, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 आपको पता होनी चाहिए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना, ऑफ द सॉल्यूशन, या मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। इन द सेम वे इफ यू वांट टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो पता होना चाहिए आपको मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसका मतलब हो गया कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द मोल्स। पहले मोल फाइंड करो देन मोल फ्रैक्शन पे जाओगे, ठीक है ना। और मोल कैसे फाइंड करोगे, देखो मोल्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। मोल इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, WB अपॉन MB, ठीक है, या W अपॉन M, मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आप ऐसे लिख दो, WB में कंफ्यूज हो रहे हो, B मैं इसलिए लिखा हूं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आप ऐसे लिख दो गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज कॉल्ड एज द मोल्स, ठीक है ना। तो यहां पे इसी तरह से आप फाइंड कर लोगे। टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इज इक्वल टू 1, चाहे कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास में बाइनरी सॉल्यूशन है और अगर आपके पास में 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है, बात सेम हो गई, है ना। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करें, 1 से माइनस कर दे तो हमें दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम इज द पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है बहुत कम होती है, फ्रैक्शंस में होती है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं पीपीएम ऑफ ए। इसको मास के टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पीपीएम ऑफ ए हमें फाइंड करना है, मतलब कंपोनेंट 1 जिसका भी फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट का पता होना चाहिए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको कर देते हैं 10 की पावर 6,
ठीक है ना। इसी तरह से ppm ऑफ बी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है ना। एंड वन पॉइंट आई हैव रिटन हियर दैट एट द प्लेस ऑफ वॉल्यूम यू कैन ऐड मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है ना। दिस इज द पार्ट्स पर मिलियन। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया, कई बार पूछा गया, अक्सर नहीं तो कई बार पूछा गया, वो कंटामिनेटेड वाटर वाला है ना, मिक्स विद दिस क्लोरोफॉर्म या व्हाटएवर। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। यहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। उसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा देना होता है डायरेक्टली और आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 2 मेजर टर्म्स आ जाते हैं, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। या ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इन डेसीमीटर क्यूब। इसको हम जब एक्सपैंड करेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, फाइंड करोगे कैसे? WB अपॉन MB से, है ना। तो आपने लिख दिया WB अपॉन MB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है अगर उसको ml में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 अपॉन V, ठीक है ना। तो V किस में होगा? ml में। V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो WB क्या है यहाँ पे? मास ऑफ सोल्यूट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे ये ml में हो गया, यहाँ पे ये लीटर में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोलैरिटी इज डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपको पता है टेम्परेचर घटने बढ़ने से क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मोलैरिटी टेम्परेचर चेंज होने से घट बढ़ सकती है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो गया तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा बट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में तो चेंज होना नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इस पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि यहां अगर आप जैसे यूपी में रह रहे हो आप, और यूपी से आपने राजस्थान में भेज दिया या लद्दाख में भेज दिया कोई सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, और यहां पे आपने कहा है कि हमारा सॉल्यूशन इतने मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है, वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट कम टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और आपको पता है मास नेवर चेंज, वॉल्यूम चेंज बट मास नेवर चेंज, मास चेंज नहीं होता है ना। इसको हम फॉर्मूला के टर्म्स में लिखे तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो उसी तरह से जैसे मोलैरिटी में हमने चेंज किया था, या सेम वे द फॉर्मूला गेट चेंज एंड इट विल बी WB अपॉन MB। WB मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 अपॉन WA इन ग्राम। WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है ना। तो इतना अगर समझ में आ गया आपको, इसके नोट्स बना लो फटाफट शॉर्ट फॉर्म में, और आज का आज ही रट मारो, ठीक है ना। अब आपके पास टाइम नहीं है कि हम इसको नोट्स बना के रख लेंगे और 4 दिन बाद पढ़ेंगे, ना भैया ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। आज पढ़ो, आज का आज ही तैयार करो, और इतना जब तैयार हो जाए उसके बाद आप जो है आगे वीडियो प्रोसीड करो। तब तक के लिए वीडियो यहीं पे रोक दो, ये तैयार हो जाना चाहिए साथ में ही, आपके हमारे साथ में ही, ठीक है ना। अगला जो हम आपके लेके आ रहे हैं वो क्या है? इन सब में रिलेशनशिप की मोलैरिटी, और अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है और हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है, या मोलैलिटी दे रखी है और मोलैरिटी फाइंड करनी है, या कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन का परसेंटेज दे रखा होता है और डेंसिटी दे रखी होती है और आपसे कहता है कि मोलैरिटी बता दो, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स मतलब मैं आपके लिए लेने वाला हूं, लेके आने वाला हूं फटाफट। So now come to the relationship between molarity and molarity, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। समटाइम क्या होता है, मोलैरिटी दे रखी होती है, आपसे मोलैलिटी पूछ लेता है, या मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, आपसे मोलैलिटी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला है आपके पास में, मोलैरिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू एम। एम मतलब मोलैरिटी अपॉन एम, अगेन मोलैरिटी कैपिटल एम इंटू MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट माइनस 1000, फिर डी इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। एम स्मॉल एम मोलैरिटी है, कैपिटल एम मोलैरिटी है, डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखी होती है, एंड MB इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अगर इतना आपको आता है तो आप डायरेक्टली इस रिलेशनशिप को अप्लाई करके मोलैरिटी या मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है, आपसे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछ लिया, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटा सा कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। कभी कभी क्या होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होता है
है ना। परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी होती है कि एक 40% सॉल्यूशन है, 30% सॉल्यूशन है, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी है, ठीक है, और डेंसिटी दे रखी है, तो हम इजीली मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे तो कैपिटल M इक्वल्स टू परसेंटेज स्ट्रेंथ मतलब x, परसेंटेज स्ट्रेंथ या जो भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 20, 30, 40, 70% व्हाटएवर, D is the density, 10 upon mb is the molar mass of solute. Third come to the relationship between molarity and mole fraction, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है, तो फिर उसके लिए रिलेशनशिप है मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 D अपॉन Na प्लस Nb एंड Mb। Na क्या है? Na इज द मोल्स ऑफ कंपोनेंट A या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Mb मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, Nb मोल्स ऑफ सोल्यूट, Mb मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है ना। ये D डेंसिटी है एंड जो ये काई भी लिखा हुआ है या x भी लिखा हुआ है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी। और एक और कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेता है कि आपको दिया है दो सॉल्यूशन, ठीक है ना, कह रहा है कि एक कोई सॉल्यूशन है 500 ml जिसकी मोलैरिटी M1 है, दूसरा कोई सॉल्यूशन है 300 ml उसकी मोलैरिटी M2 है, या उसकी कॉन्सेंट्रेशंस M1 M2 दे रखी होंगी, मोलैरिटीज दे रखी होंगी। कहता है कि जब इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में हम मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2। M1 मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 volume of first solution, M2 molarity of second solution, V2 volume of second solution, M3 is the molarity of resulting solution। मतलब जब दोनों सॉल्यूशंस को हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर जो मोलरिटी आनी चाहिए, मतलब ये हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है ना। और V1 प्लस V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्यूशन ये दे रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, रिजल्टिंग सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम दे रखा है। अब कह रहा है कि इस जो कोई एक सॉल्यूशन है जो दूसरा सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर रहे हैं उसकी मोलरिटी या उसका वॉल्यूम क्या होगा, तब भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो यहां से ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल 2 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद ये और ये मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, मतलब ये चारों रिलेशनशिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो बट अगर आप ये पहचान गए हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम फॉर्मूला लिख देंगे। और फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर या आधा नंबर जो फॉर्मूले का होगा वो आपको मिल के रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लिखना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करते रहे, अपने साथियों को भी शेयर करते रहे और साथ में तैयार करते रहे। वीडियो देखें, पॉज कर दे, उतना तैयार कर ले, उसके बाद आगे का वीडियो देखें, ठीक है। क्योंकि ये 10 डेज चैलेंज है, 10 दिन के अंदर मुझे पूरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म कर लेनी है, इधर से खत्म करनी है, इधर से कॉपी में, एनसीईआरटी में पहले से खत्म है, ठीक है। इट्स हेनरी लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर थ्योरी में आएगा, सिर्फ हेनरी लॉ आपसे पूछ लेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर कोई एप्लीकेशन पूछ लेगा तो 1 मार्क्स में पूछेगा। अगर इसकी लिमिटेशंस पूछता है तो 1 मार्क में पूछेगा। और अगर इसका कोई न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल कैसे, जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है 2.4, इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है 2.6 एंड 2.7, या तो इसी में से या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। और आपको पता है केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज ऑफ 1 मार्क, है ना। तो 1 नंबर का जो महत्व है वो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेनरी लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कहता है कि कितना गैस डिसॉल्व होगा किसी पर्टिकुलर लिक्विड में वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है ना। या डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड प्रेशर। द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, ठीक है ना। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहां पे m आप मास भी ले सकते हो और आप मोलैलिटी भी ले सकते हो, ठीक है ना। दूसरा देखिए, उसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाता है P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है ना। P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना, X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड KH इज द हेनरी कांस्टेंट, ठीक है ना। यही आपका हेनरी लॉ है। तो अगर आपसे हेनरी लॉ पूछता है तो डेफिनेशन और उसका जो फॉर्मूला है वो चिपका देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये जो है, अगर हम इस फॉर्मूले को हेनरी लॉ के टर्म्स में, हेनरी कांस्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो आ जाता है KH इज डायरेक्टली इज इक्वल टू P अपॉन P इज द पार्शियल प्रेशर एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस,
ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि KH जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा तो KH की वैल्यू घटेगी। और KH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, KH की वैल्यू घट जाएगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगी। एक और रिलेशनशिप आप बता सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी, क्योंकि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड हियर KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा, इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे ये एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब देखो इसके लिमिटेशंस क्या है। पहली चीज तो ये जो लॉ है हेनरी लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस का मतलब है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस। ये हेनरी लॉ की लिमिटेशंस एक नंबर में आपसे पूछ लेगा और आप मुंह बनाते बैठे रहोगे वहां पे, अगर आप नहीं याद किए अभी तो। ठीक है ना। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। जब हम गैस को डिसॉल्व करें लिक्विड में तो ऐसा ना हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर जाए, मतलब आपस में जुड़ जाए या स्प्लिट कर जाए। ठीक है ना। एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। ऐसा ना हो कि कोई गैस जो सॉल्वेंट आपने यूज किया है उसी के साथ में केमिकली रिएक्ट कर जाए, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। याद हो गया ना आपका, बताओ पक्का, पहले से भी याद होगा और एक बार फिर से रिवीजन हो गया तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो एक बार। अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। ये एप्लीकेशंस जो चार मैंने लिखी हैं एक नंबर का पूछ लेता है, अक्सर यही पूछ लेता है कि एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में जो पानी के में रहने वाले जो जानवर है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, वो मोर कंफर्टेबल क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर होगा कम तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा होगी, तो उनको ब्रीदिंग इश्यूज नहीं होंगे, ब्रीदिंग में वो कंफर्टेबली फील करेंगे अपने आप को। ठीक है ना। क्यों, समझ पाए ना, ये एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। अगर यही आपके एग्जाम में आ गया तो एक नंबर का रखा होगा, लिख के ले लो। ठीक है। सिंपल क्या लिख देना है कि टेम्परेचर कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हेनरी भाई साहब। अब देखिए क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक। गैस, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हो तो उसमें एक फिश साउंड प्रोड्यूस होता है। फिश साउंड किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो बॉटल था, बॉटल के अंदर का प्रेशर ज्यादा था। ठीक है ना। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पे पैक किया गया था। जब आपने बॉटल खोला तो वो लो प्रेशर पे आ गई, मतलब रूम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे आ गई, जो एक्स्ट्रा गैस थी वो उससे एस्केप करती है। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स डाइल्यूटेड विद हीलियम। हीलियम के साथ में डाइल्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक है ना। ऑक्सीजन जब आप ज्यादा लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है ना। जिसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, उसमें हीलियम मिक्स कर देते हैं टू मिनिमाइज द पेन, जब वो बाहर आए तो उनको पेन ना हो। दूसरा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, लद्दाख वगैरह में, तो क्या होता है वहां पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो कम है। ठीक है ना। तो हमारे टिश्यूज में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हमें प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं वहां पे। ठीक है ना। तो जो बहुत ज्यादा माउंटेनियर्स होते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो अपने साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाते हैं ताकि ब्रीदिंग इश्यूज ना हो। ठीक है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, फटाफट लिख लो। और हाँ, एक बार और बताऊं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये जो मैंने इंटेक्स क्वेश्चंस और एग्जांपल्स बताए हैं या सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 2 नंबर में आएगा, आपको मिलेगा हेनरी लॉ से रिलेटेड। ठीक है। नाउ कम टू द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एकदम हेनरी लॉ की तरह है। डिफरेंस क्या है दोनों में, क्योंकि हेनरी लॉ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन राउल्ट्स लॉ इसलिए है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल मतलब जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना। वहां पे आप लिखते थे, वहां कहां पे, हेनरी लॉ में लिखते थे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यहां पे अगर हम मान ले कंपोनेंट 1 के लिए तो हो गया P, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहां पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा फॉर्मूला PA इक्वल्स टू K इंटू XA। अब अगर हम मान लें कि जो सॉल्यूशन है, वैसे तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इस सॉल्यूशन में
कंपोनेंट एक ही प्रेजेंट था, कंपोनेंट जो दूसरा था उसकी क्वांटिटी बहुत 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 कम थी, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो अपने आप से 0 हो गया, है ना। तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया। तो अब जो पीए होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, नाउ इट इज पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। क्यों? क्योंकि दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, हमने पहले ही को ही 1 मान लिया, और आपको पता है 1 से ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का होता नहीं है, सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट क्यों ना हो। तो अगर एक एक्स की वैल्यू 1 है तो बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो 0 हो गए, ठीक है ना। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर ये डेफिनेशन आप नहीं लर्न कर पा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखो कि पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो यहीं से आपको डेफिनेशन मिल जाती है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, और दीज टू क्या है? P naught A is the vapor pressure of component A in pure state and XA is the mole fraction of component A। इसको हम काइए बोलते हैं, वैसे हम XA बोलते हैं, हमारी हैबिट है XA बोलने की, ठीक है ना। इसी तरह अगर कंपोनेंट B के लिए लिखेंगे, मान लिया हमने A को एब्सेंट मान लिया, PB इक्वल्स टू 1 हो गया, सॉरी XB इक्वल्स टू 1 हो गया, तो यहां पे हो जाएगा PB इक्वल्स टू P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, ठीक है ना। डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, तो ये हो जाता है P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, ठीक है ना। दिस इज द राउल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में से कोई एक लॉ आपके एग्जाम में आ रहा है, लिख के ले लो, ठीक है ना। अब देखो ये कुछ डाल्टन्स लॉ के बेसिस पे एक फॉर्मूला बन जाता है आपको, जो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है, कि अगर टोटल प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए दे रखा है, और आपसे कहता है कि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल प्रेशर पी टोटल। पी टोटल कहां से मिलेगा हमें? पीए प्लस पीबी से। क्या हो सकता है? ये दे रखा हूं। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सेम वे पीबी अपॉन पी टोटल, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये कहां पे लगेगा इसको मैं आगे बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स पे पहुंचेंगे तब, ठीक है। अब कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कौन सा? कि राउल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्यों है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है और बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि आपको राउल्स लॉ भी पता है, आपको हेनरी लॉ भी पता है, ठीक है। तो राउल्स लॉ के बेसिस पे देखो क्या है, राउल्स लॉ कहता है पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक। हेनरी लॉ कहता है पीए इक्वल्स टू केएच इंटू एक्सए, यहां पे पीए मैंने ले लिया है क्यू फॉर कंपोनेंट 1, ठीक है ना। जिस तरह से हम राउल्स लॉ को लिखते हैं इस तरह से हम हेनरी लॉ को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे दोनों में क्या है, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, यहां पे भी पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो डिफरेंस क्या है? इन बोथ द इक्वेशंस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो डिफरेंस किस चीज में? डिफरेंस है सिर्फ पी नॉट ए और के एच में। पी नॉट ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड के एच इज द हेनरी कांस्टेंट। तो अगर पी नॉट ए के एच के बराबर हो जाए किसी केस में, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर राउल्स लॉ स्पेशल केस हो जाएगा हेनरी लॉ का, इफ पी नॉट ए इक्वल्स टू के एच। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। तो किस केस में राउल्स लॉ, किस कंडीशन में राउल्स लॉ स्पेशल केस होगा हेनरी लॉ का? कि अगर पी नॉट ए की वैल्यू किसी केस में के एच के बराबर हो जाती है तो राउल्स लॉ को बोलेंगे कि राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। नाउ कम टू द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उसके बाद एजियोट्रॉप। इतना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, एंड द सॉल्यूशंस व्हिच आर नॉट ओबेइंग द राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, दे आर कॉल्ड एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में टपक ही पड़ेगा। कैसे टपक पड़ेगा? या तो आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है ना, या सिंपल डेफिनेशंस पूछ लेगा, या पूछेगा इनके इंटरेक्शंस बताइए कि आइडियल कंडीशंस में जो कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा, उसके बेसिस पे बताइए कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ठीक है ना। या ये एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग,
ठीक है ना। उसके बेसिस पे पूछ लेगा कि बताओ कौन सा आइडियल है कौन सा नॉन आइडियल है। या तो ऐसे दे देगा कि आपके पास में एक सॉल्यूशन था, दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स किया आपने, या एक कंपोनेंट था दूसरे कंपोनेंट में मिक्स किया, टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, बताइए ये आइडियल कंडीशंस को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज ये एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने लिखे हुए, ये एग्जांपल्स पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ पा रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो टॉपिक है इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक दो नंबर का यहां से लफड़ा फंसा हुआ है, मतलब एक दो नंबर आपको यहां से मिलने ही मिलने हैं एनी हाउ। अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्ट पूछेगा। ठीक है ठीक है ना। तो चलते आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस व्हिच स्ट्रिक्टली ओबेज या फॉलोज राउल्स लॉ इज कॉल्ड या आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें क्या है, ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन होगा, ए बी क्या है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के इंडिविजुअल इंटरेक्शंस के बराबर होना चाहिए। या तो आप कह दो ए बी का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। पीए जो होगा वो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। पीबी जो होगा वो पी नॉट बी इक्वल्स टू पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के बराबर होगा। पी टोटल पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। ठीक है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, कि हमने एक कंपोनेंट को दूसरी कंपोनेंट में मिक्स किया तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इंथैल्पी में या एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। दैट शुड बी इक्वल टू 0। एंड डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 5 ml आपके पास में कंपोनेंट ए है, उसको 10 ml कंपोनेंट बी में आपने मिक्स किया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 15 ml से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कंपोनेंट ए विद कंपोनेंट बी दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। इनके एग्जांपल्स क्या है, बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों एक ही जैसे हैं, नॉन पोलर, समझिएगा। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन दोनों ही नॉन पोलर एक जैसे हैं। एथाइल ब्रोमाइड एथाइल आयोडाइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ब्रोमाइड और आयोडाइड की लगभग सेम है, मतलब ये भी एक ही जैसे हैं। बेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। ब्रोमोबेंजीन में ब्रोमीन और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे है क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है ना। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल जाने से पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है दिस इज फॉर आइडियल। ठीक है ना। इसमें एक तरफ मैंने कंपोनेंट बी ले रखा है, दूसरी तरफ कंपोनेंट ए ले रखा है। ठीक है ना। एक कंपोनेंट ज्यादा है, दूसरा कम क्यों है, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो क्या होगा, इस तरफ हमने ले रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी 1 तो ए 0 होगा, इस तरफ ए 1 है तो बी 0 होगा। ठीक है ना। और ये पी ए प्लस पीबी मतलब पी टोटल के बराबर। तो जब हम पी ए से पी बी की तरफ बढ़ेंगे या इस तरफ से इस तरफ की तरफ बढ़ेंगे बी की तरफ, तो ए कम हो रहा होगा और बी बढ़ रहा होगा। जैसे यहाँ पे पी ए मैक्सिमम है, इस तरफ आने पर पी ए 0 हो गया, क्योंकि पी ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो गया। ये डाउनवर्ड इस तरह से एरो दिखेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ए और बी के इंडिविजुअल इंटरेक्शंस के बराबर नहीं होगा। पीए विल नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पीबी विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ई, पी टोटल मस्ट नॉट बी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। डेल्टा एच मिक्स मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज दे आर नॉन आइडियल्स, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना। मतलब वैसे समझ लो ये गांधी को फॉलो नहीं करते हैं, वो गांधी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। या बोले तो सारे सॉल्यूशंस एक पर्टिकुलर कंडीशंस के बाद आइडियल कंडीशन से डेविएट हो जाते हैं, वो रियल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसको हम फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं टू टाइप में, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड द सेकंड वन सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इनको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइंड करिए, इधर डायरेक्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना, और इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या ये जो आइडियल कंडीशंस दे रखी हैं, और इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं पक्का। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, वन इज द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड द सेकंड वन इज सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, सारी चीजें पॉजिटिव हो जाए, बढ़ जाए, है ना, लेकिन जो इंटरेक्शन है
सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। क्या बताया मैंने? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि बाकी सारी चीजें बढ़ जाए। बाकी सारी चीजें मतलब जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग है, पीए है, पीबी है, पी टोटल है, ये सारी चीजें बढ़ रही हो, लेकिन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कंडीशन देखिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए, पीए शुड बी ग्रेटर देन पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया पीए। पीबी शुड बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इनटू एक्सटी। पी टोटल शुड बी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था वो कम हो गया। ठीक है ना? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपने एक कोई सॉल्यूट लिया, उसमें कोई सॉल्वेंट सॉरी आपने कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया और सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कम हो गया। बताओ कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? तो बता पाओगे ना कि अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है सॉल्यूशन का, इसका मतलब कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन है। और अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है मतलब एक्सोथर्मिक है, तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां से एक नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है, इन सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शंस जब कम हो गए तो वॉल्यूम अपने आप से बढ़ेगा। और एक लास्ट चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि ए बी का जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा देन द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है ना, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन था उससे जो न्यू इंटरेक्शंस डेवलप होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, वो इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे। इनके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, ये लिखे हुए हैं आपके पास में। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको याद हो जाने चाहिए। एक तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस पूछ लेगा। दूसरा किसके टर्म्स में? डेल्टा एच मिक्सिंग के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ लेगा। ए बी के इंटरेक्शन के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ लेगा। प्लस ये एग्जांपल्स में से कोई भी पूछ लेगा कि इसमें से बताओ पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो कर रहा है। कोई चार उठा के दे देगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, तो ये इंटरेक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है। एक तरफ आप कंपोनेंट बी ले लीजिए, एक तरफ आप कंपोनेंट ए ले लीजिए। अगर आपने सॉल्यूट कंपोनेंट ए लिया है ना, तो उसका वॉल्यूम कम रहेगा और सॉल्वेंट का ज्यादा रहेगा, इसलिए एक का वेपर प्रेशर कम है, दूसरे का जो वेपर प्रेशर है थोड़ा सा ज्यादा है। ये जो डॉट 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 लाइन है ये आइडियल कंडीशंस को दिखा रही है। अब पॉजिटिव डेविएशन में देखो पी टोटल भी बढ़ रहा है, पीए भी बढ़ रहा है, पीबी भी बढ़ रहा है, तो आइडियल कंडीशंस के ऊपर से ग्राफ निकलेगा। किसके लिए? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा देखो, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशंस में क्या होगा? सारी चीजें घट रही होंगी, सारी चीजें मतलब पीए, पीबी, पी टोटल, डेल्टा एच, डेल्टा वी, सब कुछ, लेकिन ए बी का जो इंटरेक्शन होगा ना वो बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। ए बी का इंटरेक्शन बढ़ रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो कम हो रही होंगी। तो जब खींचेगा तभी तो कम होगा। पीए शुड बी लेस देन पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, PB should be less than P naught B into mole fraction of component B. P total should be less than PA plus PB. Delta H mixing should be negative. यहां क्वेश्चन समझिएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव मतलब एंथैल्पी जब नेगेटिव होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है ना, यहां से अलग से क्वेश्चन आ लेता है, जैसे मैंने उधर बताया था उसी तरह से वहां बोलेगा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहां पे बोलेगा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है ना, तो आप निकाल बता पाओगे ना कि अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन है, टेम्परेचर सॉल्यूशन का कम हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन है। ए बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा देन द इंटरेक्शंस बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। एग्जांपल ले लो, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइएथाइल ईथर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, वाटर एंड HCl, एसीटोन एंड एनिलीन एंड वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। बहुत बार ये एग्जांपल्स पूछ लिया आपने, बहुत बार, मतलब ये कंटेंट बहुत कम है बट नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं पक्का? अब इसका ग्राफ जो होगा, पॉजिटिव में आइडियल कंडीशन से ऊपर से निकल रहा था, नेगेटिव में क्या होगा? आइडियल कंडीशन से नीचे से निकलेगा। तो जो सॉलिड लाइन है वो नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डॉट डॉट लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द आइडियल कंडीशंस। ठीक है ना, नाउ कम टू द इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर्स और एजियोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है।
देखो, लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल्स एट द सेम टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। समझिएगा जरा इसको, कि आपने सॉल्यूट लिया और उसको सॉल्वेंट के साथ में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हो, चाहे वो उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो या उसके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो द लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल्स एट द सेम टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। दे आर ऑफ टू टाइप, one is the minimum boiling azeotrope and second one is the maximum boiling azeotrope। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब समझिएगा कि आपने लिया कंपोनेंट ए, आपने लिया कंपोनेंट ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस। आपने लिया कंपोनेंट बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 110 डिग्री सेल्सियस। जब इनको आप एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के साथ में मिक्स करोगे, एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करोगे, तो इसका जो ए बी सॉल्यूशन बना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए। मतलब 110 और 100 में ये सपोज हो गया 99 डिग्री सेल्सियस। तो 99 डिग्री सेल्सियस इज मिनिमम या इज लोअर देन दिस वन 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन दैट ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। तो अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जा रहा है तो वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर यही 111 डिग्री सेल्सियस हो गया होता तो ज्यादा हो जाता, है ना। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जा रहा है तो वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब कौन से सॉल्यूशंस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं और कौन से सॉल्यूशंस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की फॉर्मेशन करते हैं, उसको समझिएगा। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं, जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव था, डेल्टा वी पॉजिटिव था, बट ए बी इंटरेक्शन वाज स्लाइटली वीकर देन द इंटरेक्शंस बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद अब इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो कौन से होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वही सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जांपल है वही एग्जांपल उठा के आपको यहाँ पे पेल देना है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। दूसरा समझो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यहां से समझ गए होंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एंड द सॉल्यूशंस व्हिच आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ दे आर फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस एबी का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाए, और एबी का इंटरेक्शन किसमें बढ़ता है, नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। अब राउल्स लॉ से क्वेश्चन रिलेट कर सकता है कि ऐसा ऐसा सॉल्यूशन दिया आपको, वो ऐसा बता रहा है, अब बताओ ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा कि एक सॉल्यूशन है, एक कंपोनेंट है या सॉल्यूट है, उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ठीक है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, बताओ वो कौन से टाइप का एजियोट्रॉप बनाएगा, कर लोगे। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो नेगेटिव डेविएशंस बनाते हैं, और नेगेटिव डेविएशन कौन सा बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। समझ पाए। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो, ठीक है ना। तो ये एजियोट्रॉप समझ में आ रहा है आपको, पक्का पक्का ना। इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो कौन सा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अभी तक अगर ये कितना कंटेंट समझ में आया आज के लिए आपका, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और बाकी फिर क्या, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।